हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खासकर बीपीएससी टीचर का जो एग्ज़ाम है उसके सिलेबस में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी है, तो उसके लिए सारे ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। रियो पृथ्वी सम्मेलन, बर्टलैंड आयोग रिपोर्ट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और वन्यजीव संरक्षण एक्ट। तो पहला है रियो पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, तो रियो पृथ्वी सम्मेलन आपका जून 1992 में हुआ था। ठीक है, जून 1992 में पर्यावरण सम्मेलन था, जो कि प्रथम पर्यावरण सम्मेलन, मानव पर्यावरण सम्मेलन आपका स्टॉकहोम में हुआ था। स्टॉकहोम में 1972 में। ये भी क्वेश्चन आता है, प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था? तो 1972 में स्टॉकहोम में हुआ था। ठीक है, और रियो पृथ्वी सम्मेलन आपका जून 1992 में हुआ था। बर्टलैंड आयोग रिपोर्ट, बर्टलैंड आयोग रिपोर्ट से संबंध में जो संयुक्त राष्ट्र ने जो है 1983 में 1983 में एक आयोग गठित की थी। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता जो है नॉर्वेजियन जो है कि पूर्व प्राइम मिनिस्टर जो थी ग्रा हरलेम बर्टलैंड ने की थी। उन्हीं के नाम पे जो है इसका बर्टलैंड आयोग रिपोर्ट का, जो कि WCED, ठीक है, WCED, इसके संबंध में ध्यान रखिएगा। इसकी रिपोर्ट इकाई थी आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, हमारा साझा भविष्य, उसी को जो है बर्टलैंड आयोग रिपोर्ट के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, तो ये कब हुआ था? अप्रैल 1987 में। WCED का फुल फॉर्म वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। ठीक, चलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है सितंबर 1987 में हुआ था, जो कि ओजोन संरक्षण से रिलेटेड है। ठीक है, 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। और रियो पृथ्वी सम्मेलन आप ये भी जान लीजिए 1992 में जो हुआ था वो ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ठीक है, ब्राज़ील में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में। ओके, चौथा है वन्यजीव संरक्षण एक्ट। वन्यजीव संरक्षण एक्ट जो है शिकार आदि पर प्रतिबंध लगाने के लिए, और इस वजह से जो है इसका स्थापित किया गया था, जो कि 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ठीक है, रियो पृथ्वी सम्मेलन जून 1992 में, बर्टलैंड आयोग रिपोर्ट अप्रैल 1987 में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन संरक्षण सितंबर 1987 में, वन्यजीव संरक्षण एक्ट 1972 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीरी अवस्थित है। नीरी जो है आपका नागपुर में अवस्थित है, जो कि नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है। ये जो है CSIR का एक उपक्रम है, CSIR का एक उपक्रम है। ठीक है, नीरी की स्थापना आपकी 1958 में हुई थी, 1958 में, समझ गया। CSIR जो है आपका काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसको बोलते हैं वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसकी स्थापना 1942 में दिल्ली में की गई थी, जिसकी अध्यक्षता PM करते हैं। ठीक है, CSIR की अध्यक्षता PM करते हैं। चलिए, तो राष्ट्रीय पर्यावरण, इसको नीरी को हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, जो कि नागपुर में अवस्थित है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। CSIR का एक उपक्रम है। चलिए, NEA से आशय है। NEA का मतलब है नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण, लेकिन इसका पूरा नाम जो है राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण है। ठीक है, 1997 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका कार्य क्या है? इसका कार्य ये है, ऐसे मामले जो होते हैं जिनमें पर्यावरण की मंजूरी आवश्यक होती है, ऐसे प्रतिबंधित क्षेत्र जो होते हैं उनको ये देखता है। ठीक है, चलिए, विश्व मौसम विज्ञान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व मौसम विज्ञान WMO का मुख्यालय जो है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, जो कि 23 मार्च 1950 को जो है 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान जो अभिसमय लागू हुआ था, उसी के बाद जो है 17 मार्च 1951 को इसकी स्थापना हुई थी। 17 मार्च 1951 को इसकी स्थापना हुई थी। ये जो है WMA जो है वायुमंडल की जो दशा होती है, व्यवहार होता है, उसका ये अध्ययन करता है। ठीक है,
ये यूएन की, यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, यूएन की एक एजेंसी है। चलिए अगला है यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसको कि नैरोबी में स्थित है, जो कि केन्या की राजधानी है, ठीक है, केन्या में स्थित है, नैरोबी में, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना आपका जो स्टॉकहोम जो सम्मेलन था, प्रथम पर्यावरण सम्मेलन 1972 का, उस समय इसकी स्थापना की गई थी यूएनईपी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। छाता ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय आपका नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थित है। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थित है। यह गैर सरकारी पर्यावरण संस्थान है, ठीक है। चलिए छाता विधान अधिनियम कब पारित हुआ था? क्योंकि यहाँ ध्यान रखिएगा, छाता विधान अधिनियम कभी कभी क्वेश्चन आता है, जो कि हमारा पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम था उसी को हम छाता विधान कहते हैं, जो कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका कब हुआ था? 1986 में। इसी का दूसरा नाम छाता विधान भी बोला जाता है, ठीक है। तो कब हुआ था? 1986 में। इसकी स्थापना क्यों की गई थी? जो मानव पर्यावरण सम्मेलन हुआ था उसके जो निर्णय थे उसको कार्यान्वित करने के लिए जो है इसकी स्थापना की गई थी, पारित किया गया था राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कब स्थापित हुआ था? एनजीटी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, इसका जो 18 अक्टूबर 2010 को जो है इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, एनजीटी, समझ गए। वन संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधन जो सहित विषय हैं, पर्यावरण से संबंधित जो विषय हैं उनमें न्याय आदि को ये देखता है, ठीक है, एनजीटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इको मार्क प्रमाण पत्र कब से दिया जा रहा है? इको मार्क प्रमाण पत्र के विषय में जान लीजिए कि इको मार्क उन उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति महत्वपूर्ण हो, ठीक है। यह प्रमाण पत्र जो है कौन जारी करता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा जारी किया जाता है, जो कि 1991 से जारी किया जा रहा है, ठीक है। कौन जारी करता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। चलिए साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? यहाँ कुछ और भी जान लीजिए। साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? इसके लेखक जो है रेचल कार्लसन है, ठीक है, रेचल कार्लसन है, जो कि 1962 को ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी, ठीक है। इसके अलावा एक दो बुक्स के बारे में और पूछा जाता है, जो कि हरित विकास के लेखक कौन है? W.S. एडम्स हैं इसके लेखक, आता है क्वेश्चन, ठीक है। W.C. एडम्स इसके लेखक हैं, ठीक है, हरित विकास के। एक क्वेश्चन आता है सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, इसके लेखक कौन है? सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, इसके लेखक आपके हैं एल्सवर्थ हटिंगटन, ठीक है। अगला प्रश्न है प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है। देखिए प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक जो है मसानोबु फुफुकुवा को बोलते हैं, ठीक है। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक जो है मसानोबु फुफुकुवा, जापान के हैं ये, उनको बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है हरित विकास के लेखक कौन है? अभी हमने बताया कि हरित विकास के लेखक W.M. एडम्स हैं, S. एडम्स हैं, ठीक है। चलिए ग्रीन वॉश इंगित करता है। ग्रीन वॉश क्या होता है? ग्रीन वॉश का अर्थ ये होता है कि जब कोई संगठन जो होता है किसी उत्पाद या सेवा के पर्यावरण लाभों के बारे में लोगों को गुमराह करता हो, यानी झूठ बोलता है, पर्यावरण के बारे में झूठा वादा करता हो, उसको हम ग्रीन वॉश कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना, ठीक है। चलिए अगला अपना विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? क्योंकि विश्व पर्यावरण दिवस सबको मालूम है कि 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। लेकिन कब से मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस आपका है ये भी जो है 1972 के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम में जो है इसके बारे में
मनाने के लिए ये तिथि निर्धारित की गई थी, जो कि पहली बार जो है 1973 में मनाया जाता है। ठीक है, स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में। ठीक है, चलिए, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तुत किया था। पारिस्थितिकी तंत्र जो है 1935 में जो है एजी टांसले महोदय ने जो है इसकी संकल्पना दी थी, पारिस्थितिकी तंत्र की। ठीक है, किसने दी थी? एजी टांसले ने। चलिए, पृथ्वी का बृहद पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? पृथ्वी का जो बृहद पारिस्थितिकी तंत्र जो है जैवमंडल है। ठीक है, चलिए, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। कृत्रिम जो पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो है धान का खेत। ठीक है, धान का खेत जो है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। अगला प्रश्न है, विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। समुद्र है, वन है, पर्वत है, मरुस्थल है। विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र जो है समुद्र है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, समुद्री वातावरण में प्रमुख प्राथमिक उत्पादक कौन है? ध्यान रखिएगा कि समुद्री जो वातावरण है उसमें जो है प्रथम प्राथमिक उत्पादक जो होता है फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। ठीक है, ये प्राथमिक उत्पादक होते हैं वहाँ पे। चलिए, आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा की मात्रा का क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में जो होता है ऊर्जा की मात्रा जो होता है, सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि एक दिशीय होता है। एक दिशीय होता है, ये भी प्रश्न आया है। ठीक है, समझ गए? पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है, ये एक दिशीय होता है। ठीक है, एक दिशा में होता है। ठीक है, दूसरा खुला तंत्र होता है, ध्यान रखिएगा। तीसरी बात जो है, एक स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा की मात्रा जो होती है वो घटती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आए हुए हैं। चिपको आंदोलन कब हुआ था? चिपको आंदोलन जो है पेड़ों की कटाई के संबंध में जो हुआ था, गौरा देवी के नेतृत्व में हुआ था, जो कि 26 मार्च 1974 को हुआ था। ठीक है, गौरा देवी के नेतृत्व में 26 मार्च देवी के नेतृत्व में 26 मार्च 1974 को हुआ था। चलिए, पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई है। पारिस्थितिकी पदछाप की माप की इकाई को हम भूमंडलीय हेक्टेयर बोलते हैं। ठीक है, भूमंडलीय हेक्टेयर बोलते हैं। चलिए, आगे बढ़ते हैं। कथन समझिए। स्थिर जल के आवास को लैंटिक आवास कहते हैं, बहते जल के आवास को लोटिक आवास कहते हैं। केवल एक, केवल दो, एक व दो, दोनों, कोई भी नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि स्थिर जल जो होता है, यानी जो जल शांत होता है, यानी तालाब हो गया। ठीक है, जितने भी जल शांत अवस्था में होते हैं उनको लैंटिक आवास हम बोलते हैं, और जो बहता हुआ जल होता है उसे हम लोटिक आवास, जैसे नदी हो गया। ठीक है, लोटिक आवास बोलते हैं। समझ गए? तो ये दोनों सही है। समझ गए? फिर से एक बार देखिए, स्थिर जल के आवास को लैंटिक आवास और बहते जल के आवास को लोटिक आवास कहते हैं। चलिए, गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग जो है 1973 में अर्नीस्ट नेस ने किया था। ठीक है, पहली बार पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग किया था किसने? एजी टांसले ने 1935 में किया था। गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग अर्नीस्ट नेस ने 1973 में किया था। ये 2 लिख दिया हमने, 1973 में किया था। ठीक है, अब एक और है, पारिस्थितिकी निषेध शब्द का प्रयोग किसने किया था? पारिस्थितिकी निषेध शब्द का प्रयोग 1917 में जोसेफ ग्रीनले ने किया था। ठीक है, यहाँ तीनों क्वेश्चन ध्यान रखने वाली बात है कि पारिस्थितिकी निषेध शब्द का प्रयोग जोसेफ ग्रीनले ने, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग एजी टांसले ने, गहन पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग अर्नीस्ट नेस ने। तीनों याद रखिएगा, पूछा जाता है। किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, कोई जो जल निकाय होता है उसमें घनत्व प्रवणता को प्रदर्शित करता है, कौन करता है? पिक्नोक्लाइन करता है। ठीक है, पिक्नोक्लाइन जो है घनत्व, जो जल निकाय होता है उसमें घनत्व प्रवणता को दर्शाता है। चलिए, अगला हेलोक्लाइन क्या करता है? हेलोक्लाइन जो होता है जल निकाय में लवणता प्रवणता को दर्शाता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये घनत्व प्रवणता को प्रदर्शित करता है, ये लवणता जो होती है
उसको प्रदर्शित करता है, लवणता प्रवणता को। ठीक है, अगला क्या है, थर्मोक्लाइन। थर्मोक्लाइन क्या होता है कि जब जल निकाय में गहराई के साथ साथ जो तापमान में परिवर्तन होता है उसको दर्शाता है। ठीक है, इसको थर्मोक्लाइन बोलते हैं, तापमान में परिवर्तन को दर्शाता है गहराई के साथ साथ। ठीक है, चलिए, सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था? ठीक है, बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग जो है WG रोसेन ने सबसे पहले किया था। ठीक है, समझ गए, बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले WG रोसेन ने किया था। और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा, 22 मई को। ठीक है, कुछ कंट्रीज जो हैं जैव विविधता दिवस 29 दिसंबर को भी मनाते हैं। ठीक है, लेकिन 22 मई हमारे ऑप्शन में होता है, यही सही है। चलिए, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, शंकुधारी वनों में, उत्तरी ध्रुव वनों में, टुंड्रा वनों में। सर्वाधिक जैव विविधता आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है, जो कि भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में 10 अंश उत्तर 10 अंश दक्षिण में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो है वर्ष भर उच्च तापमान वर्षा होती रहती है, अनुकूलतम जलवायु पाई जाती है। ठीक है, इस वजह से जो है सर्वाधिक जैव विविधता यहाँ पे पाई जाती है। और एक जैव विविधता अभिसमय के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। जैव विविधता अभिसमय जो है 29 दिसंबर जैव विविधता अभिसमय 29 दिसंबर 1993 को जो है लागू हुआ था। ठीक है, चलिए, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? अभी हमने पढ़ा 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में हम मनाते हैं। चलिए, जैव विविधता ध्रुवों की तरफ पर क्या प्रभाव पड़ता है? जैव विविधता ध्रुवों की तरफ हमेशा याद रखिएगा कि भूमध्य रेखा से जब हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो जैव विविधता बढ़ती है। ठीक है, चलिए, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता आपका शांत घाटी कश्मीर में या फूलों की घाटी में या सुरमा घाटी में। सर्वाधिक जैव विविधता जो है केरल की शांत घाटी में पाई जाती है। समझ गए? चलिए, भारत में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट कौन से हैं? भारत में हॉट स्पॉट जैसे सुडालैंड हो गया, भारत में हमारे बॉर्डर पे जो हो गया, पूर्वी, यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया है उसमें पूर्वी हिमालय का जो पूर्वी हिस्सा है और प्लस साउथ का जो पश्चिमी घाट है, वहाँ पे जो है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, आनुवांशिक विविधता का संरक्षण किया जाता है इन सीटू संरक्षण द्वारा, एक्स सीटू संरक्षण द्वारा, जीन पूल द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसको समझिए थोड़ा। इन सीटू संरक्षण क्या होता है? जब किसी प्रजाति का संरक्षण हम उसके प्राकृतिक आवास में, जहाँ पर वो उसका आवास है वहीं पर अगर हम करते हैं तो उसको इन सीटू संरक्षण बोलते हैं। और जब उसके प्राकृतिक आवास से किसी प्रजाति को किसी और जगह पर ले जाकर उसका संरक्षण करते हैं तो उसको हम एक्स सीटू संरक्षण कहते हैं। ठीक है, तो आनुवांशिक विविधता जो है हमारा इन सीटू संरक्षण से द्वारा होता है। ठीक है, चलिए, रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट कौन प्रकाशित करता है? तो रेड डाटा बुक आपका IUCN प्रकाशित करता है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है, किसी प्रजाति को कब विलुप्त माना जाता है जब वो अपने प्राकृतिक आवास में ना देखी गई हो? 15 वर्षों में, 25 वर्षों में, 40 वर्षों में या 50 वर्षों में? जब कोई प्रजाति अपने आवास या अपने प्राकृतिक आवास क्षेत्र में जो है 50 वर्षों से नहीं देखी गई हो तो उसे हम विलुप्त की श्रेणी में रखते हैं, माना जाता है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगला पार्ट जल्दी आएगा। थैंक यू सो मच। एक बार देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए फिर, थैंक यू सो मच।